चेंज कराने का बिल मेरा 7 से 8 हज़ार रुपये से आज तक ऊपर नहीं गया है पिछले 7 साल के अंदर। अभी देख सकते हैं, मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ तो कार चली हुई है 1 लाख। तो आप सेकेंड हैंड कार लेने वाले हैं, क्योंकि मेरी कार के अंदर मुझे बता दिया है उन्होंने पहले ही, क्योंकि जो 2018 वाले वेरिएंट थे, 2018 से लेके 19 या फिर 17 से लेके 18 वाले। राम राम स्पीको, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, टोटल 7 साल का इस कार के साथ में। इसके वेरिएंट की बात कर लेते हैं, इसके मॉडल की बात कर लेते हैं, कब ये परचेज़ करी थी, प्लस इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आती है, ये कार कितने किलोमीटर चल चुकी है, कहाँ कहाँ मुझे दिक्कत आई है, कहाँ कहाँ मुझे इसके अंदर अच्छा लगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको एक एक चीज़ करके बताने वाला हूँ आज। सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, अगर ये मॉडल कोई लेने की सोच रहा है डीजल के अंदर, तो बहुत ही अच्छा वेरिएंट है। जब ये आता था उस टाइम ये 16 सीसी के अंदर आता था, उसके बाद ये 15 सीसी पे आ गया था। कंपनी ने मतलब इंजन ड्रेन कर दिया था, जो 100 सीसी के आसपास कम कर दिया था। तो 15 सीसी के बाद अब आपको पता ही है 2023 या फिर 2022 से डीजल इंजन डिसकंटिन्यू कर दिया है वरना के अंदर। अभी आने वाले टाइम पे वापस आ सकता है, ऐसा रूमर्स है। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो वरना अभी के टाइम पे आ रही है उसकी सेल इतनी नहीं है। जैसे उसके अंदर डीजल इंजन आ जाएगा, मेरे हिसाब से उस कार को बहुत लोग लेने वाले हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई सेकंड हैंड कार लेने की, जैसे मेरे पास है 2018, इसको मैं नहीं सेल कर रहा, मतलब आप कहीं मार्केट के अंदर ढूंढ रहे हैं, तो इसके अंदर आपको एवरेज कितना मिल जाता है, सर्विस कॉस्ट, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं, ये हमने खरीदी थी 2018 9 मार्च को। तो उस टाइम अप्रोक्स इसकी जो ऑन रोड प्राइस थी मेरे हिसाब से 15 से 16 लाख के आसपास। अब वैसे तो ये फ्री हो चुकी है, 5 साल का अपन ने लोन करवाया था, तो लोन अपन ने बहुत पहले बंद करवा दिया। वेरिएंट की बात करूं तो मेरे साथ जो है ये SX ऑप्शन वाला वेरिएंट है, डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर, और ये 16 सीसी वाला है। उस टाइम हमने जब ये कार प्लान करी थी, इससे पहले हमने होंडा सिटी देखी थी, तो होंडा सिटी चलाई थी, बुक भी कर दी थी, सब कुछ फाइनल था। फिर उस टाइम ये न्यूली लॉन्च हुई थी, तो मैं खुद ही गया था इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए। तब इसके अंदर मैं बैठा, इसका जो पिकअप है ना वो बहुत ही अच्छा है। एक शेवलेटी की जो आती थी क्रूज़, उससे ज़्यादा बेटर नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा बेटर है इससे तो। पर वो डिसकंटिन्यू हो चुकी थी तो वो मिली भी नहीं थी, तो अपन को सेकंड हैंड पे जाना नहीं था, अपने को नई लेनी थी। तो 16 सीसी को इंजन चलाने के बाद मुझे इतना अच्छा फील हुआ ना। और इसके अंदर एक प्लस पॉइंट आता था, उस टाइम मेरे हिसाब से महंगी महंगी कार के अंदर आता था, इसके अंदर ही आता था। मतलब इसकी प्राइस रेंज के अंदर ये चीज़ नहीं मिलती थी। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट सीट जो है आपको वेंटिलेशन के साथ मिलती थी, तो ये वेंटिलेटेड मिल जाती थी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो दूसरी कार के अंदर ये चीज़ मिलती नहीं थी। तो इसको चलाने के बाद, इसके फीचर के बाद, और इसका म्यूज़िक सिस्टम अभी तक बहुत ही अच्छा है। मैंने कुछ भी चेंज नहीं कराया इस कार के अंदर, खाली 2 या 3 चीज़ें चेंज करवाई है, बाकी एज इट इज़ ये स्टॉक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी की से। उस टाइम से ही इसके अंदर कीलेस एंट्री आती थी और चाबी इस टाइप की मिल जाती थी। अब एक बटन ऐड कर दिया है वरना के अंदर, वो जो आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का मिलता है, इसके अंदर वैसे मुझे वो ज़रूरत है नहीं। किसी किसी को ज़रूरत है तो वो नया वाला मॉडल ले सकता है। बाकी अगर इस टाइप का मॉडल लेते हैं, यानी इसी मॉडल को लेते हैं आप सेकंड हैंड के अंदर, तो ऐसी आपको चाबी मिल जाती है, कीलेस एंट्री मिल जाती है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का आपको बटन मिल जाता है। तो यहाँ पे लॉक और अनलॉक के लिए मिलता है। लॉक अनलॉक पे इसके अंदर एक साउंड बजता था, उसको मैंने बंद कर रखा है। आप भी चाहें तो बंद करवा सकते हैं, कुछ नहीं करना, आपको इसका बोनेट खुलवाना है, प्लस उसके अंदर एक तार आता है जो हॉर्न से कनेक्ट होता है, उसको हटा दीजिए और उस पर टेप लगा दीजिए, तो आप वो कर सकते हैं। क्योंकि वो जो साउंड आता है वो बहुत इरिटेट था, तो मैंने लॉक अनलॉक पे उसको बंद करवा रखा। इसके अंदर एक चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी, इतनी महंगी कार प्लस इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है ना, तो कहीं ना कहीं लॉक अनलॉक पे इसके मिरर फोल्ड होने चाहिए थे। मैंने इसके अंदर कोई तार नहीं कटाया, कटवाने वाले कटवा लेते हैं, मिरर ऑटोमेटिक फोल्ड भी करवा लेते हैं। मैंने वो करवाया नहीं, क्योंकि मुझे उसकी नेसेसरी लगी नहीं, प्लस मुझे इसके अंदर कोई छेड़छाड़ करवानी नहीं थी, मैंने इसके लिए कराया भी नहीं है। इसके अंदर एक चीज़ की मुझे दिक्कत लगी है पिछले 7 साल के अंदर, जैसे इसको आप होल्ड करके रखेंगे तो इसका बूट तो खुल जाता है, कार अभी भी लॉक है, बट आप डायरेक्ट बूट एक्सेस कर सकते हैं इस की से। पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में ये बूट पूरा ऊपर तक आ जाता था, ऊपर तक मतलब यहाँ तक आ जाता था, अब ये खाली इतना सा ही खुलता है। तो मेरे हिसाब से कुछ टाइम के बाद ये चीज़ की दिक्कत हो सकती है, तो मेरे हिसाब से कंपनी को सोचना चाहिए कि ये चीज़ ना हो। अब ये समझ में नहीं आ पा रहा ये क्यों हुआ है, ना ही इसके सर्विस सेंटर पे कोई जस्टिफिकेशन मिल पाया है कि ये क्यों हो गया। नॉर्मल सी बात है, उनका इतना सा कहना है कि समय के हिसाब से चीज़ें ख़राब होती है। तो चलो ये इतनी ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि इसके कारण मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। कितना पैसा खर्च करने के बाद भी ये ऐसा हो गया। तो पहले इतना खुलता था, अब इतना नहीं खुलता, ठीक है। तो कीलेस एंट्री वैसे तो मिल जाती थी उस टाइम पे। और अब इसकी सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो
आज तक मेरी कार के अंदर इंजन ऑयल, डीजल फिल्टर ये सब कुछ चेंज करवाया है। इंक्लूड अगर मैं इसके डिस्क ब्रेक की बात करूं, जो डिस्क ब्रेक के अंदर ये डिस्क नहीं, जो पैड आते हैं उसकी बात करूं, पीछे वाले ड्रम ब्रेक की बात करूं, तो इनको चेंज कराने का बिल मेरा 7 से 8 हज़ार रुपये से आज तक ऊपर नहीं गया है पिछले 7 साल के अंदर। तो मेरे हिसाब से ये सर्विस कॉस्ट बहुत ही अच्छी है। इतने कम पैसे के अंदर आपकी कार की सर्विस हो जाए, वो भी 10,000 किलोमीटर पर, तो मेरे हिसाब से आपको दुख नहीं होगा। और जो नॉर्मल सर्विस की बात करूं, जिसके अंदर इंजन ऑयल, डीजल फिल्टर, एसी फिल्टर ये सब कुछ चेंज हो जाता है, ये 2 चीज़ को छोड़ के, डिस्क पैड के लिए और पीछे वाले ड्रम ब्रेक के लिए, तो मेरी कार की सर्विस 4 से 5 हज़ार के अंदर कंप्लीट हो जाती है 10,000 किलोमीटर पे। तो और आपको क्या चाहिए? तो मेरा बिल तो इतना ही बनता आज की डेट में। अभी रिसेंटली इसकी सर्विस कराई थी, उसके बाद 5,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो उस टाइम में मेरा बिल इतना ही बना था। अब बात करते हैं इसकी लाइट के थ्रो के बारे में। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी। इसके अंदर एक सिंगल प्रोजेक्टर मिलता है हाई और लो बीम के लिए, नीचे फॉग लैम्प के लिए भी आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है, येलो लाइट के साथ मिलता है। और एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कंपनी के से रिलेटेड और प्लस मेरे से रिलेटेड। कंपनी से आपको अगर स्टॉक लाइट मिलती है एलईडी, तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप आफ्टर मार्केट करवाते हैं ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, कुछ नहीं करना, मत करवाओ, आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। क्योंकि आज की डेट में आपने नोटिस करा होगा इंस्टाग्राम रील पे कि कहीं कहीं जगह चालान कटने लग गया है। तो मत कराओ यार, क्या मतलब है चालान कटेगा, प्लस वो आपके लिए सेफ भी नहीं है। क्योंकि वो उनकी जो वोल्टेज होती है ना, वो आपकी वायरिंग पे भी दिक्कत दे सकती है। कितनी चीज़ें चेंज करवा लो आप, मतलब कोई भी कहते हैं, देखो आपके साथ हादसा होना है ना, तो आपकी कार कब जल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लस आपकी वारंटी एक्सपायर हो जाए, और दूसरा आपका इंश्योरेंस क्लेम ना मिले कि खाली जलने के कारण, मतलब आपने लाइट चेंज करा दी, उसके कारण आपकी कार के अंदर आग लग गई, उनको गलती से पता चल गया, तो आपके तो 16-17 लाख फूक गए ना। तो मत कराओ यार, जो स्टॉक से आती है उसी को चला लो, कोई दिक्कत वाली ज़्यादा बात नहीं है। हालांकि मैं भी परेशान हूँ, इसके अंदर जो स्टॉक लाइटें लगी हुई है इनका थ्रो इतना अच्छा नहीं है। दूसरा ये सेडान है, तो कोई सामने से एसयूवी आ जाती है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट दिक्कत के कारण मैं अगर ये चीज़ें चेंज करवा लूँगा तो क्या मतलब है, मेरी कार के अंदर कोई भी फॉल्ट आ गया, XYZ कुछ भी हो गया, जल गई फल गई, तो नुकसान तो मेरा ही है ना। खाली मैं अगर इसके अंदर वो भी 10-15 हज़ार की लाइट भी लगवाऊंगा ना, तो उसके कारण भी नुकसान हो जाएगा। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर कोई लगवा रहा है तो वो उसकी इच्छा से लगवा सकता है, उसको लुक अच्छा करना है तो कर सकता है। तो मेरी तरफ से तो ना है, बाकी देखो इच्छा के हिसाब से सब कुछ भी कर सकते हैं, तो उनकी इच्छा पे डिपेंड है। इसके अंदर अभी तक यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम पार्ट कंपनी फिटेड है, इन पे भी रस्टिंग नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है ये कार। अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो कहाँ दिक्कत है। टायर की कॉस्ट की बात करूं तो इसके अंदर जो टायर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 195/55 R16 16 इंच का इसका एलो व्हील है। तो ये जो टायर कॉस्ट बताऊं इसकी, ये 8,300 की कॉस्ट पड़ती है। ब्रिजस्टोन का मैंने टायर लगवा रखा है। ये ब्रिजस्टोन का टायर मैंने इसलिए इसके अंदर इंस्टॉल करवाया था क्योंकि इसके अंदर अनकंडीशनल वारंटी मिल जाती है 5 साल की। जितना आपका टायर घिसेगा उतना पैसा आपको देना है, बाकी इसके अंदर कट फट जो भी कट लगेगा वो उसके अंदर चेंज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये टायर बेस्ट है। प्लस जो इसकी डिस्क ब्रेक है, ये डिस्क जो है इसको अभी तक मैंने चेंज नहीं कराई है कार चलने के बाद। मेरी कार ऑलमोस्ट 1,30,000 चल चुकी है। सर्विस देखूँ तो मैंने 1.5 लाख किलोमीटर वाली सर्विस करवाई है। तो वैसे तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भी चाहें तो ये इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट हार्ड एक्सीलरेशन नहीं करेंगे, नॉर्मल स्पीड पे चलाएंगे, ज़बरदस्ती कार को ड्रिफ्ट नहीं कराएंगे, हार्ड ब्रेक नहीं लेंगे ना, तो आपकी डिस्क इतने किलोमीटर चल सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इंटीरियर दिखा देता हूँ। उस टाइम से इसकी सीट जो है एज इट इज़ है, मैंने कोई चेंज नहीं कराई है। यही सीट आती थी लेदर, बट कुछ टाइम के बाद यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई स्क्रैच लगा था, जिसके कारण सीट अब धीरे धीरे ख़राब होने लग गई है। तो ये थोड़ा सा मेरी साइड से ही हुआ है, कंपनी से तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है। टच रिस्पॉन्स आज भी बहुत ही बढ़िया है। मैंने इसके अंदर खाली क्या करवा रखा था, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। एक मैंने ये फ्लोर मैटिंग करवाई थी, दूसरी ये मैट्स चेंज करवाए थे। ये मैट्स मैंने इसलिए लगवाए थे, ये इधर ही हैं और पीछे की साइड में ही है। आप देख सकते हैं जो कंपनी से आते हैं उधर मैंने यही रख रखा है, तो कंपनी वाला उधर रख रखा है, बाकी चेंज करा रखे हैं। क्यों करवा रखे हैं? क्योंकि अगर ये उधर रहता था तो मेरे क्लच के अंदर दिक्कत आती थी, प्लस जो ब्रेक है वो ढंग से लगते नहीं थे, तो मैंने कंपनी वाला ही रखा है। और इधर ये इसलिए रख रखा है क्योंकि इसके अंदर अगर कोई कचरा भी जाएगा वो नीचे साइड दब जाएगा। क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ की दिक्कत है, कंपनी कहती है कि एक फीचर है काफ़ी अच्छा, जैसे कार स्टार्ट करते हैं गलती से आपकी एसी ऑन रह गई तो पहले पैर पे हवा फेंकता है और जो सारा डस्ट जो है ऊपर आ जाता है, उसके बाद यहाँ से वेंट्स में से हवा आने लगती है।
तो उसका भी एक सोल्यूशन है, कुछ नहीं करना, एसी जब भी आप कार बंद करें तो एसी को आप बंद कर दो, और जब आपकी कार स्टार्ट हो जाए, मतलब 30 या 40 सेकंड हो जाए, उसके बाद आप एसी ऑन करो, तो यहाँ से फैन के अंदर से हवा आने लग जाएगी, नीचे नहीं जाएगी हवा। तो ये एक यूनिक फीचर सा है, तो आप ऐसे यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, पीछे से आपको दिखाऊं तो देख लो, मेरी कार एज इट इज़ है 7 साल के अंदर। थोड़ा सा मैंने मेंटेन भी करा है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने इसको मेंटेन नहीं करा, टाइम टू टाइम इसको मेंटेन करा है। 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होनी थी, उसको मैं 8 से 9,000 पे करवा देता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं चलाता कि ज़बरदस्ती इसको खींच रहा हूँ और सिर्फ सर्विस भी नहीं करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी ज़्यादा दिनों तक कार चलानी है, जल्दी से आपको बेचनी नहीं है तो। ठीक है, पीछे की लाइट का लुक काफ़ी अच्छा है, पीछे वाली लाइट से मुझे कोई शिकायत नहीं है, प्लस इसके कैमरे की से भी कोई मुझे शिकायत नहीं है। कैमरा जो है काफ़ी बढ़िया है, पीछे की साइड में आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और इधर से एज इट इज़ बॉडी एसी है, मतलब बॉडी एज इट इज़ नहीं है। कुछ कुछ जगह मैं आपको ऐड ऑन भी करना चाहूँगा, मैं आपकी अपनी इतनी तारीफ़ नहीं करूँगा। मेरे से इसके एक्सीडेंट भी हुए हैं, आगे पीछे के बम्पर तो नॉर्मल हैं, कुछ कुछ जगह ऐसा भी हुआ है कि जैसे इस डोर पे तो नहीं आया था, ये फेंडर पे आया था और लाइट इसकी फूट गई थी, और थोड़ा सा यहाँ बोनेट पे डेंट आ गया था। हाईवे पे चल रहा था मैं 3rd लाइन पे था, मतलब लेफ़्ट साइड के अंदर, तो मैंने हॉर्न मार के तो ओवरटेक करा था। अब हुआ क्या, उधर से एकदम से सांड भग के आया और इसके अंदर घुस गया। तो बिल्ट इन क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, हमेशा मैं सीट बेल्ट लगा के चलाता हूँ, भला मैं यहाँ से वहाँ तक जाऊँगा ना तो भी मैं सीट बेल्ट लगा के जाऊँगा, क्योंकि मेरी ये आदत हो चुकी है। तो 2-3 इसके एक्सीडेंट हुए हैं, कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बट 2-3 एक्सीडेंट हुए हैं जिसके अंदर आगे पीछे के बम्पर और उधर वाली जो बॉडी है, यानी डोर्स जो हैं, वो इसके पेंट हुए हुए हैं। तो पेंट क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है Hyundai की। तो अभी भी आप देख सकते हैं, कोई जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इसका बम्पर को छोड़ के कि बॉडी कहीं से पेंट हुई हुई है। ठीक है, अभी थोड़ी कार गंदी भी है, क्योंकि मौसम देख सकते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है। विंडशील्ड अभी तक मैंने कार का चेंज नहीं करवाया है, इनफैक्ट मेरे साइड मिरर जो हैं अभी तक भगवान की दया से एज इट इज़ है। सनरूफ के अंदर एक दिक्कत आई थी, जो इसका साइड का रबड़ होता है ना, ये दब गया था, तो मैंने इसको चेंज करवा लिया था। और किसी गधे ने, गलत नहीं बोलूँगा, किसी गधे ने पता नहीं पार्किंग अंदर कार खड़ी थी, सनरूफ पे पता नहीं क्या फेंका था, सनरूफ भी मेरा फूट गया था, बट वो इंश्योरेंस के अंदर क्लेम कर दिया था अपन ने FIR करा के। तो इंश्योरेंस के बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, अगर आप इसको यूज़ अच्छे से लेते हैं तो। अगर आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कराते हैं ना, तो इंश्योरेंस वाले रिजेक्ट कर देंगे आपके क्लेम को। तो इसलिए कार जितनी आपकी स्टॉक है ना, उतनी रहने दो, ज़्यादा आपके लिए बेटर है। आप एलॉय व्हील भी चेंज कराते हो ना, और मान लीजिए आपके एलॉय व्हील के अंदर डैमेज आ गया, तो वो क्लेम में नहीं होगा। आपने लाइट चेंज करवा दी, लाइट भी अगर उनके जो इंश्योरेंस है उसके अंदर ऐड ऑन नहीं होगी, तो वो भी आपके पास नहीं होने वाली है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो यार, कोई मतलब वाली बात नहीं है। और ये तो मेरे से ही हुआ था, तो ये ठुक गया था मेरे से आगे से, दुख वाली बात नहीं है, छोटी मोटी स्क्रैच चलने दूँ गाड़ी पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कीलेस एंट्री मिल जाती है, सबसे बढ़िया तो ये लगता है, यहाँ से लॉक कर लो, अनलॉक कर लो, बढ़िया है। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे क्या लगी है इस कार की, मैं आपको बताता हूँ। सीट को पूरा पीछे करते हैं, अंदर बैठते हैं। जो इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ भाई साहब, आप मानेंगे नहीं, इसका एवरेज फ्यूल कैपेसिटी देखा जाए तो 45 लीटर के आसपास है, बट इसको मैं अप्रोक्स हमेशा फुल करवा के रखता हूँ ऊपर तक, मतलब फुल हमेशा नहीं रखता, जब कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाते तो फुल ऊपर तक करवाता हूँ मैं। तो इसके अंदर 50 लीटर के आसपास डीजल आराम से आ जाता है। ठीक है, आज की डेट की वीडियो बना रहा हूँ, आज अपलोड हो जाएगी 26 तारीख को, तो आप देखिएगा। तो अभी आप देखो, गाड़ी चल चुकी है 1,26,869 किलोमीटर। और इसकी सर्विस के पे दिखा देता हूँ, जब सर्विस कराने के बाद इतने किलोमीटर मैं चला चुका हूँ, तो इतने किलोमीटर के अंदर भी इसने मेरे को 19.2 का एवरेज दिया है। ठीक है, और अभी मैं चला के लाया हूँ कार को तो 17.7, 5 मिनट के अंदर इतना एवरेज दिया है, जो सिटी के अंदर से ही आया हूँ मैं, और यहाँ पे एग्जैक्ट एवरेज। अब ये एवरेज में हमेशा क्यों ऐसा आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं जब भी कार खुद लेके निकलता हूँ तो मैं एवरेज को यहाँ पे 0 कर देता हूँ, जो मेन अकॉर्डिंग चला उसको नहीं, जो ड्राइवर वाला होता है और जो यहाँ पे एवरेज वाला होता है, इसको मैं 0 कर देता हूँ, जिससे मुझे आइडिया रहता है कि हाँ मेरी कार इतना एवरेज दे रही है मेरे पास। मेरे भैया भी चलाते हैं इस गाड़ी को, बट इसके अंदर ये जो किलोमीटर चले हुए ना, ये ऑलमोस्ट मेरे भैया ने 10,000 किलोमीटर चलाई होगी, बाकी मैंने ही चलाई है। ठीक है, और इसका टच रिस्पॉन्स आज भी बहुत ही बेहतरीन है। इसके अंदर आपको 4 स्पीकर, 2 आपको ट्विटर मिलते हैं, तो टोटल 6 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिलता है। और म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी इतनी अच्छी है ना, मैं मतलब बयान नहीं कर पाऊंगा।
मैंने अभी तक इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करवाया, एज इट इज है। मैंने बता दिया कि ये फ्लोर मैटिंग चेंज करवाई, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। गाड़ी स्टॉक है, भगवान की दया से ये अभी भी स्टॉक है। हाँ, इसके अंदर मैंने एक हॉर्न जरूर चेंज करवा रखा है, क्योंकि इसके अंदर जो हॉर्न आता था वो बहुत ही घटिया आता था, तो वो हॉर्न जरूर मैंने चेंज करवा रखा है, ठीक है। उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि इसे मैंने वायर वायर कटवाया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग आईआर भी मिल रहा है, सनग्लास होल्डर मिल जाता है, इंटीरियर बहुत ही अच्छा मिल जाता है, स्टीयरिंग व्हील जो है उस पे लेदर ग्रिप मिल जाती है, फ्रंट की वाइपर कंट्रोल है, ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाते हैं। मतलब क्या चाहिए यार, उस टाइम की प्राइस के अंदर इतनी सारी चीजें मिल जाती थी, इसलिए मैंने होंडा सिटी को कैंसिल करवाया था मेरे पापा से। वो तो होंडा सिटी लेने के लिए तैयार थे, प्लस उनको पेट्रोल इंजन चाहिए था, तो वो लेने के लिए तैयार थे। मुझे नहीं चाहिए थी, कि मुझे डीजल इंजन चाहिए थी, मुझे गाड़ी चलानी थी। तो इसलिए उन्होंने मेरी बात मानी, फिर ये गाड़ी ले ली, और आज मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट वो भी खुश हैं, क्योंकि सर्विस कॉस्ट इतनी नॉर्मल है ना इस कार की, जिसकी कोई हद नहीं है यार। क्या चाहिए, मतलब 5-6 हज़ार के अंदर आपकी सर्विस हो जाए, वो भी डीजल इंजन की, और क्या चाहिए आज की डेट में। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, सर्विस के अंदर अगर किसी की ज़्यादा बिल बन रहा है ना, तो उसका मुझे आइडिया नहीं, भाई मेरा इतना ही बिल बनता है। अब मुझे कोई कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरा तो 10 हज़ार का बन रहा है, तेरे 4-5 हज़ार कैसे बन रहा है। मतलब आप थोड़ा कंपनी वालों से पूछो कि आपने क्या चेंज करा है, वो बोले कि मैंने नीचे कोटिंग कर दी है, कि भाई किससे पूछ के करी। अगर वो आपसे पूछते हैं तो आप डिनाई कर दो, मत कराओ कोटिंग, हर बार कोटिंग कोई ज़रूरत नहीं है। कोटिंग मैंने भी करवाई थी, इसके नीचे वाली जो रस्टिंग वाली आती है, तो वो आप करवा लो। मैंने जब करवाई थी वो 5 साल की मुझे वारंटी मिली थी, तो 5 साल तक तो मैंने जब भी वहाँ से हट गया तो उसको वापस रीपेंट करवा लिया था। कंपनी से करवाओ ज़्यादा बेटर है, बाहर करवा लोगे तो बाहर भी मिल जाएगी आपको वारंटी, बट कंपनी से मैंने कराया था तो मुझे 5 साल तक वारंटी थी। उसके बाद मैंने इसको बाहर से करवा लिया था, तो उसके बाद वारंटी उन्होंने दी नहीं। ठीक है, तो मैं अब बारिश आएगी तब इसको वापस कोटिंग करा दूंगा। तो 1 साल के अंदर एक बार कोटिंग कराओ, 2-3 हज़ार रुपये लग रहे हैं यार। हर बार आपकी कार सर्विस पे जा रही है और हर बार 2-3 हज़ार ऐड ऑन हो रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं दिक्कत है। तो आप इन चीज़ों का पता करिए। जो आपका डीज़ल फ़िल्टर है मेरे हिसाब से वो 30,000 या 20,000 पे चेंज होता है एक बार, हर बार चेंज नहीं होता। जो आपको एसी फ़िल्टर है उसको आप देख लो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, क्लीन कराने की ज़रूरत है तो उसको क्लीन करवा लो, अदरवाइज़ चेंज करवा लो। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं वो करवा सकते हो आप, सर्विस का बिल ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, म्यूज़िक सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया, मतलब 6 स्पीकर का साउंड कमाल है। अब मैं आपको बताता हूँ इसने अभी तक डीज़ल कितना पी चुकी है, मतलब कितने लाख रुपए खर्च कर चुके हैं इतने किलोमीटर चलाने के लिए। वैसे तो मेरी कार मेरे को एवरेज हाईवे पे ऑलमोस्ट 20 प्लस ही दे देती है, कई बार मैंने इसके अंदर एवरेज निकाला है 29 किलोमीटर का। तो मेरी कार बहुत ही बढ़िया मुझे एवरेज देती है अगर मैं चलाता हूँ तो। तो मैं यहाँ पे एवरेज आपको मेरे भैया के ड्राइव के हिसाब से इंक्लूड सिटी, हाईवे सब कुछ इसके अंदर ऐड करके बताऊँगा। अगर ये इतने किलोमीटर चली है तो 70% ये हाईवे पे चली है, 30% ये सिटी के अंदर चली है। तो कई-कई बार ऐसा होता है कि जयपुर सिटी के अंदर जाते हैं, फिर अदर कहीं जाते हैं, जैसे ये कार जो है हमारी वाली, ये हिमाचल भी गई हुई है, तो आपको पता है वहाँ पे एरिया कैसा है। तो कई बार इसने 10-12 का एवरेज भी दिया है, क्योंकि कार काफ़ी देर ट्रैफिक में खड़ी रही है, क्योंकि कार को बंद करना, मैं इसके अंदर वो नहीं समझता कि उससे आपका एवरेज पे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। 1 आधा किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है, बट बंद कर देते हैं तो उसके बाद हमें दिक्कतें ज़्यादा होती है। क्योंकि नॉर्मल जैसे अभी मैंने इसको कर रखा है तो ये बैटरी इस पे ही चल रही है, कार स्टार्ट नहीं है। अगर स्टार्ट रहती तो बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होती रहती। तो बैटरी एसिडिस होने के चार्ज ज़्यादा है। तो पूरा एवरेज बताता हूँ आपको, कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो अभी देख सकते हैं, मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ। तो कार चली हुई है 1 लाख 1,26,869 किलोमीटर, ठीक है। और इसका अप्रोक्स एवरेज मान रहे अपन 26 या 29 नहीं मान रहा हूँ मैं, खाली मान रहा हूँ इसको 20 किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। और अभी जो प्राइस है करंट वो मेरे हिसाब से 91 रुपीज़ है डीजल की। कुछ कुछ टाइम पे 98 भी गई है, 99 भी गई है। और जब कार ली थी शायद से उस टाइम पे 80 या मतलब 80 के आसपास तो था। तो मैं इसके अंदर रफली 94 के हिसाब से अपन डीजल की प्राइस लगा के एवरेज निकालते हैं। ठीक, एवरेज नहीं मतलब कितना डीजल ये पी चुकी है, ठीक है। तो इंटू कर देते हैं अपन 94 से। तो ये पी चुकी है 6 लाख का डीजल पी चुकी है इतने किलोमीटर पे। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप कार चलाते हैं तो डीजल खर्च भी होगा, जेब से पैसा भी जाएगा, बट मेरे हिसाब से ओपिनियन अगर मेरे हिसाब से मैं दूं तो बहुत ही बढ़िया है। इतने किलोमीटर पे अगर इतना डीजल पीने के बाद कार चल जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एवरेज जो है बहुत ही अच्छा मिल जाता है। हाईवे पे कई बार ऐसा है कि मैंने मतलब रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने खुद ने चला के देखी है। मैं इसको 200 प्लस भी चला चुका हूँ,
मेरी जो हाईवे पे स्पीड रहती है वो 100 से अबाव रहती है, बट मेरे पास जो है एवरेज अच्छा देती है। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ आप स्पीड जो है 80 टू 100 ही रखिए, क्योंकि उससे आपकी सेफ्टी भी रहेगी, आपकी कार का एवरेज भी बेटर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 120 से तक चला सकते हैं, क्योंकि जो एक्सप्रेस हाईवे है उसकी स्पीड लिमिट 120 है। तो मैं भी एक्सप्रेस हाईवे पे गया था, उसी टाइम इतने किलोमीटर चली है, क्योंकि मैं नैनीताल ऐसी जगह घूमने गया था फैमिली के साथ। तो उस टाइम मेरी स्पीड 118 थी, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे पे 120 पे लॉक है, मतलब उससे ऊपर गई तो आपका चालान कट जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। तो वैसे तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, इसकी टायर की प्राइस, सर्विस की कॉस्ट, मेरी कार कितने किलोमीटर चलने के बाद इतना डीजल पी चुकी है, इसकी क्वालिटी, बिल्ट इन क्वालिटी, एक्सीडेंट, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। प्लस एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, इसको करते हैं बंद। ठीक है, कार से उतरते हैं। जो पीछे के साइड में है, क्योंकि कंपनी ने चेंज करा है, नई वरना निकाली है, तो उसके अंदर कुछ चेंज तो करके देंगे। अब जैसे ये सीट जो है मेरी ड्राइविंग के हिसाब से मैं पूरा पीछे करके चलाता हूँ, है ना, तो यहाँ पे अगर मैं बैठता हूँ तो यहाँ स्पेस मुझे नहीं मिलता, पर रियर के अंदर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं और नीचे टाइप ए मिल जाता है यूएसबी पोर्ट फास्ट चार्जर के साथ में। तो वैसे अगर मैं पीछे बैठ के जाऊँ, अगर कोई मेरी हाइट के साथ बैठता है तो मैं वहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता हूँ मेरी पीछे वाली सीट पर। अब नई वरना के अंदर स्पेस बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं पर्सनली मैंने बैठ के देखा है और मैंने उसकी वीडियो बनाई, तो मुझे उसके अंदर स्पेस काफ़ी अच्छा लगा है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, हुड ओपन करके और बता देता हूँ मैं आपको, जब आप सेकेंड हैंड कार लेने वाले हैं, क्योंकि मेरी कार के अंदर मुझे बता दिया है उन्होंने पहले ही, क्योंकि जो 2018 वाले वेरिएंट थे, 2018 से लेके 19 या फिर 17 से लेके 18 वाले, जो ये वाला इंजन था ना, इसके अंदर बैक कंप्रेसर की दिक्कत है। भगवान की दया से अभी तक तो नहीं आई है, बट पता नहीं कब आ जाए, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो आप सेकेंड हैंड कार जब परचेज़ करने वाले हैं, यानी डीजल बनना, तो आप परचेज़ करने वाले हैं तो चेक कर लेना बैक कंप्रेसर की दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे आप कार स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ऑयल ज़्यादा निकल रहा है, मतलब आप पेपर रख लीजिए या पेपर नैपकिन रख लीजिए, तो इसको हटा लेंगे और कार स्टार्ट रहेगी। और हल्का सा एक्सेलरेशन करेंगे, अगर ज़्यादा छींटे लग रहे हैं तो उसके अंदर, इंजन के अंदर बैक कंप्रेसर का काम है। अगर नॉर्मल आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाले जो मॉडल हैं इनके अंदर इन चीज़ों की दिक्कत थी, बाकी तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। जो इसके अंदर नंबर आप देख रहे हैं, ये जो नंबर है, ये मेरी फैमिली के लिए बहुत ही लकी है भगवान की दया से। तो हमारी सारी कार के अंदर ये सेम नंबर रख रखा है हम लोगों ने। इसके कुछ चार्जेस हैं, जैसे ये ली थी उस टाइम से शायद से आई गेस 50,000 या 30-40 हज़ार रुपये के आसपास, मतलब 30,000 प्लस ही दिए थे अपन ने उस टाइम ये नंबर लेने के लिए। तो मेरी बाइक हो गई, कार हो गई, इन सभी पे सेम नंबर है, मतलब कितनी टू व्हीलर है उन पे सब पे सेम नंबर है, और कितनी कार है उन पे सेम नंबर है। तो ये अगर आप पर्सनल कोई चॉइस पे नंबर लेते हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी मुझे तो मेरी कार के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस से रिलेटेड बहुत अच्छी है, जो इसका एवरेज है वो बहुत अच्छा है, पिकअप बहुत अच्छा है। टायर की कंडीशन की बात करूँ तो कंडीशन, जो स्टॉक टायर आए थे वो मेरे अप्रोक्स 80,000 के आसपास चले थे, तो उसके बाद मैंने चेंज करवाया था, क्योंकि गलती से मेरी गलती थी, जिसके अंदर मेरे पीछे वाला टायर जो है ब्लास्ट हो गया था और एक कट गया था, तो उसके बाद टायर चेंज करवाने पड़े थे। तो ये टायर मुझे ज़्यादा पर्सनली बहुत ही बेटर लगे हैं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मुझे अच्छे लगे हैं। ठीक है, तो इनकी जो ग्रिप है वो भी अच्छी है, प्लस इसके अंदर कोई कट फट जाता है टायर, क्योंकि देखो टायर है, हाईवे ब्लास्ट भी हो सकता है, कट भी सकता है, क्योंकि हम कहीं पता नहीं किस एरिया में चल जाएं, क्योंकि मैं गांव जाता हूं तो मेरे टायर पे कट कट लग जाता है। तो इन पे कट लग जाता है, तो जितना टायर घिसा है उतना आपको पैसा देना है, बाकी आपका टायर पूरा नया दे देते हैं। तो ये आप भी चाहें तो आप लगवा सकते हैं, किसी भी कार के अंदर लगवा सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा ये टायर बढ़िया है, बाकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। और मैंने ये भी बता दिया है कि मुझे कहाँ दिक्कत है, बस मुझे खाली लाइट से दिक्कत है, पर लाइट की दिक्कत के कारण मैं इसके अंदर लाइट चेंज नहीं करवाई है, ना करवाऊँगा। ठीक है, हॉर्न मैंने चेंज करा रखा है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस अगर मैं वीडियो के अंदर थोड़ा मेरा बोलने के तरीके में या तो इंग्लिश के अंदर कोई फ्लुएंट के अंदर कोई दिक्कत होती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मेरी टंग थोड़ी सी स्लिप हो जाती है, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, मेरे हिसाब से ये पहली सेडान देखी है जिसके अंदर आपको कॉर्नरिंग लैंप भी मिलता है। ऐसा नहीं है कोई इनबिल्ड मिलता, अलग मिलता है, ये देख सकते हो आप, अलग मिलता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।